देख रहे प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम डिबेट का। नेपाल की संसद, नेपाल का सुप्रीम कोर्ट, सियासतदानों के दफ्तर और यहां तक कि वहां के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अन्य मंत्रियों के घर सब कुछ एक दिन में खाक कर दिए गए। नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन हिंसक हो चुका है। संसद, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के दफ्तर सहित सुप्रीम कोर्ट को भी आग के हवाले झोंक दिया गया। हालात इतने बिगड़ गए कि नेपाल के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा और उनके परिवार पर हमला हुआ। उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई। 500 से अधिक सरकारी इमारतें पूरी तरह से आग में झोंक दिए गए। इस हिंसा को लेकर भारत में विपक्ष के नेता राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता नेपाल जैसे हालात भारत में होने की आशंका जताते हुए उकसाने वाले बयान और ट्वीट कर रहे हैं। भारत के पड़ोसी और साथ ही भारत का और नेपाल का रिश्ता रोटी बेटी वाला माना जाता है और इन सब के बीच भारतीय राजनीति में भी उबाल देखने को मिला। विपक्षी दलों ने और साथ ही नेपाल की स्थिति को भारत से जोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने तीखा बयान दिया। चीन के दोस्त प्रधानमंत्री नेपाल ने इस्तीफा दे दिया है, अगला नंबर आपका है, ये ट्वीट किया गया है। और इसके अलावा समाजवादी पार्टी, शिवसेना, उद्धव गुट के नेताओं ने भी हालात की तुलना भारत से करते हुए केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए। ऐसा ही एक बयान बंगाल भारतीय जनता पार्टी के नेता अर्जुन सिंह ने दिया। उन्होंने बंगाल के लोगों को नेपाल से प्रेरणा लेने की बात कह डाली। उनके इस बयान का टीएमसी जमकर आलोचना कर रही है। सवाल उठ रहे हैं, क्या अपनी राजनीति चमकाने के लिए देश को अराजकता की आग में झोंकना चाहता है ये देश के सत्ता पक्ष और विपक्ष? आपको पहले वार पलटवार दिखाते हैं, फिर चर्चा में चलते हैं। भैया, नेपाल के लोगों को, जो हमारे जुआ समाज हैं, वो अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए करप्शन के खिलाफ उन लोगों ने आंदोलन किया है। मैं तो सैल्यूट जनाता हूं 18 साल से लेकर 30 साल के नौजवानों को कि बंगाल के लोग इससे शिक्षा लें कि इतना करप्शन के बाद भी बंगाल के लोग आज इस करप्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं कि कब इस देश के प्रधानमंत्री कुछ करेंगे। अरे भैया, आपका शासन, आपको न नौकरी मिलती है, ना आपकी बेटी सुरक्षित है, ना आपकी बहन सुरक्षित है, ना आपका घर सुरक्षित है, ना आपका आंगन सुरक्षित है, ना आप घर बना सकते हैं, ना आप घर में भाड़ा रख सकते हैं। आप कॉलेज में जाएंगे, बलात्कार होगा आपकी बेटियों का। आप स्कूल में आपका एडमिशन नहीं होगा, वहाँ पैसा देना पड़ेगा। कब जगोगे भैया? अरे अपने घर से भी खुदीराम पैदा करो। खाली इंतजार करोगे कब मोदी जी आएंगे और कब बचाएंगे, ऐसा नहीं होता है। बंगाल के नौजवानों को मैं कहता हूं, आप तैयार होइए, आगे खड़ा होकर ये जो नजीर दिखाया है 18 साल से 30 साल के नौजवानों ने नेपाल में, वो बंगाल के लिए भी जरूरी है। ये सब चीज इसी ओर संकेत करता है कि भाई लोकतंत्र के अंदर अगर आप जनता के अधिकारों को छीनेंगे तो उस पर फिर विद्रोह होता है। तो इसलिए नेपाल से हमारे देश के आकाओं को भी सबक लेना चाहिए। किसी भी देश में हो सकता है, सावधान रहिए। भारत माता की जय, वंदे भारत। संजय राउत, नेता शिवसेना, उद्धव गुट के ट्वीट करते हैं। इसी प्रकार सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस के प्रवक्ता, कहते हैं कि चीन के दोस्त प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, अगला नंबर अब आपका है। चीन के दोस्त प्रधानमंत्री ओली का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अगला नंबर अब आपका होने वाला है। ये इशारा करते हुए नजर आते हैं सुरेंद्र राजपूत। लेकिन ये जो सियासतदान के जो नेता हैं, आखिरकार किस ओर इशारा कर रहे हैं, वो इशारे सबको समझ में आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच आईपी सिंह ने तो सारी हदें ही पार कर दी। समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने पूरे काठमांडू को आग के हवाले कर दिया। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जागो मेरे युवाओं, जागो, कहीं देर न हो जाए। ये आईपी सिंह समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। वो इस तरह का बयान देते हैं। नेपाल की और भारत की तुलना कैसे हो सकती है? आखिरकार ये तमाम सवाल है। ये आप प्रदर्शन देखिए, जन जी के प्रदर्शन इतना आक्रामक हो जाता है कि संसद भवन
प्रधानमंत्री का घर, मंत्रियों का घर, सब के सब आग के हवाले कर दिया जाता है। सदन चाहे आप देखिए, और इसके बाद प्रधानमंत्री ओली को इस्तीफा देकर वहां से भागना पड़ता है। धू का सुप्रीम कोर्ट जलता है और आज भी धुएं का गुब्बार देखने को मिल रहा है। वहां पर सेना ने कमान फिलहाल संभाल ली है, लेकिन अभी भी स्थिति पहले से जैसी सामान्य नहीं है। इसके मद्देनजर भारत में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नेपाल की संसद, नेपाल का सुप्रीम कोर्ट, सियासतदानों के दफ्तर और यहां तक के वहां के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और साथ साथ अन्य मंत्रियों के घर इस आगोश में समा चुके हैं। लेकिन यहां के सियासतदान अपनी सियासी रोटी चमकाने के लिए इस प्रकार का बयान दे रहे हैं, आपदा में अवसर तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। ये किस तरह की ओछी राजनीति देश में चमकाने का प्रयास ये नेता कर रहे हैं? तमाम ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे, तीखे सवाल पूछे जाएंगे। जिस प्रकार से लगातार एक तरफ देश में चाहे नेपाल हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश में हो, इस तरह की स्थिति क्यों बन रही है? आज हमने फ्रांस से भी ऐसी प्रदर्शन की तस्वीरें देखी। उन सब के बीच भारत की ओर से इशारा करने की किसी की हिम्मत कैसे हुई है? क्योंकि हमारा देश लोकतंत्र से चलता है, किसी के बयानों से नहीं चलता। ना नेपाल जैसी स्थिति बनेगी, ना बांग्लादेश जैसी स्थिति बनेगी। हमारे लिए देश सर्वोपरि है। तो तमाम ऐसी सवाल कहीं ना कहीं गूंजते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार इसे दिल्ली की ओर इशारा करने का मतलब क्या है। तो एक बार फिर से ट्वीट दिखाइए। ये वरिष्ठ नेता हैं, उनकी ओर से इस तरह के ट्वीट सामने आ रहे हैं। क्या इसे भड़काने वाले बयान न सब कहा जाए? और इसके अलावा अगर राहत इंदौरी साहब की वो पंक्तियां को जिक्र करते हैं, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जुद में, यहां पे सिर्फ हमारा घर नहीं है। ये राहत इंदौरी साहब की ये पंक्तियां ये साफ दर्शाती है जिस प्रकार से हमने देखा नेपाल में, वहां पर ये नहीं देखा कि गया कि ये विपक्ष का है। पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी की किस तरह से निर्मम हत्या कर दी गई। पूरा देश आज आक्रोशित है, युवा क्रांति से करार दिया गया। लेकिन भारत में इसका असर क्यों होगा? हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। पैनलिस्ट की मौजूदगी है, उनसे परिचय कराते हैं, फिर चर्चा में चलते हैं। विकास पांडे भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसके अलावा भूदेव जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जबकि जमशेद सिद्दीकी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास पांडे जी, विपक्ष अब आपको आगाह कर रहा है कि अगला नंबर आपका है। सुरेंद्र राजपूत जी का आपने ट्वीट का जिक्र किया और इसके अलावा आईपी सिंह कह रहे हैं कि जहां जवानी चलती है वहीं पूरा देश चलता है। अलर्ट मोड पर रहने की बात कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी आपका। आरती जी, चाहे सुरेंद्र राजपूत जी की बात हो, चाहे आईपी सिंह जी की बात हो, आप देख लीजिए कि आपदा में अवसर, आज विपक्ष के लिए सत्ता इतनी महत्वपूर्ण हो गई है कि वो इस तरीके के कृत्य से भी बाज नहीं आ रहे हैं। इनका बस नहीं चलता है आरती जी, ये इस देश को आग के हवाले करते, और देखा भी इस देश ने आरती जी हम सबको याद है कि किस तरीके से जब बांग्लादेश में 1975 में जो वहां की प्रधानमंत्री थे शेख मुजीबुर रहमान, उनकी सेना के तख्ता पलट में हत्या की जाती है। और ठीक ये वही दौर है, आपको मैं याद इसलिए दिला रहा हूं, ये ठीक वही दौर है जब इस देश के अंदर इमरजेंसी लगा। ये ठीक वही दौर था। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी, 1975 में वहां प्रधानमंत्री की तख्ता पलट के बाद हत्या की जाती है और उसी समय भारत के अंदर इमरजेंसी लगाई जाती है। यहाँ पर मुझे लगता है कि तमाम सी ऐसी चीजें हैं जिनसे भारत के लोकतंत्र की मजबूती बढ़ी है। लेकिन वर्तमान में जो विपक्ष है आरती जी, इसने इस लोकतंत्र की आड़ में सत्ता की लालच के लिए लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया। क्या लगता है आपको कि आज के विपक्ष को आप इतना ज्यादा गंभीरता से ले सकते हैं? आप आगाह नहीं कर रहे हैं, आप साजिश का हिस्सा बन रहे हैं। आप याद करिए कि 1983 से 2009 तक
लगातार श्रीलंका गृह युद्ध में झुलसा आरती जी, लगातार 1983 से लेकर 2009 तक। और इस बीच भारत ने अपने प्रधानमंत्री को खोया, लेकिन भारत के विपक्ष ने, तत्कालिक विपक्ष ने कभी ऐसे बयान नहीं दिए आरती जी कि ये लगे कहीं से कि भारत में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, भारत को गृह युद्ध में धकेलना चाहिए केवल इसलिए कि हम सत्ता में आ जाए। कभी इस तरीके के बयान नहीं दिए। लेकिन आज का विपक्ष सत्ता के लिए इतना लोलुप है, इतना भूखा है कि वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और विगत 1-1.5 साल में हम सब देख रहे हैं, लगातार हम ये सारी चीजें देख रहे हैं, चाहे चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करना हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़ा करना हो, चाहे ईवीएम की बात हो, चाहे संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार हो, लगातार इस तरीके की चीजें हो रही है, लगातार। बिल्कुल। और मुझे लगता है आपकी तरफ से भी तो ऐसे ही बयान आ रहे हैं। अर्जुन सिंह जो पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ नेता हैं, वो कह रहे हैं कि हमें नेपाल से प्रेरणा लेनी चाहिए, बंगाल के लोगों को वहां पर क्रांति कर देनी चाहिए। ऐसे बयान का फिर क्या काम? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि अर्जुन सिंह जी के बयान भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं। मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि उनका बयान किस परिप्रेक्ष्य में आया, क्यों दिया उन्होंने, इसके लिए वो स्वयं स्पष्ट करने के लिए मुझे लगता है अधिकृत है, उन्हें स्वयं बताना चाहिए इस बात को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार के गृह युद्ध, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के हमेशा खिलाफ रही है। और इसके प्रमाण दिए आरती जी, मैंने ऐसे ही नहीं आपसे कहा कि 1983 से 2009 तक श्रीलंका गृह युद्ध में झुलसा और भारत ने अपने प्रधानमंत्री को खोया, लेकिन तत्कालिक विपक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी ने कभी इसे अपने सत्ता के अवसर के रूप में नहीं लिया, कभी इसे अवसर के रूप में नहीं लिया। और शायद यही कारण है कि जब भी विपक्ष की भूमिका की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग मिसाल देते हैं। निश्चित तौर पर। ठीक है भूदेव जी, सुरेंद्र राजपूत आपके राष्ट्र प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं चीन के दोस्त प्रधानमंत्री यानी केपी शर्मा ओली को वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने तो पहले इस्तीफा दे दिया, अगला नंबर आपका है। इशारा किस ओर? नहीं, देखिए, बड़ी अच्छी बात विकास जी ने कही, मैं सुन रहा था, बड़े बड़े आरोप लगा रहे थे। जब अपने इनके नेता के बारे में आपने इनसे पूछा तो बोलते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन आज हमें ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से हमारे लोकतंत्र को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बड़ी बड़ी संस्थाओं का नाम ले रहे थे विकास जी, इनसे पूछिए कि चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है, एक निष्पक्ष चुनाव कराने वाली संस्था है या भारतीय जनता पार्टी की संस्था है। इनसे पूछिए कि सीबीआई के कार्यालय को दिल्ली पुलिस घेर लेती है, आपस में ही लड़वा रहे हैं। इनसे पूछिए कि जितनी सरकारी संस्थाओं को दुरुपयोग हो रहा है, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनका कौन दुरुपयोग कर रहा है? कैसे भारत और नेपाल की तुलना हो सकती है? हमारा देश लोकतांत्रिक है, वहां हिंसा की कोई जगह नहीं है, आप भी जानते हैं। मेरी बात सुनिए पूरी। बीच में अगर आप बोलोगे तो मैं डिबेट नहीं करता हूं, मैं बीच में डिबेट छोड़ देता हूं। और आपने भी इनके विकास जी के बिल्कुल बीच में नहीं बोला था, और मेरी भी पूरी बात होने दीजिए, मैं उसी पे आ रहा हूँ। और आप ये भी ध्यान रखिए कि आपने जितनी संस्थाओं को बताया है ना, नेपाल में मीडिया हाउस को भी जला दिया गया है। यहाँ के लोकतंत्र को खत्म करने में जितना अहम रोल मीडिया निभा रही है ना, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के, मतलब विपक्ष की आवाज को आप दबा देना चाहते हो। युवा अगर आज रोजगार मांगता है तो वो देशद्रोही हो जाता है, पाकिस्तानी हो जाता है। किसान अगर आज अपना अधिकार मांगता है तो उसको आप खालिस्तानी बोलते हो। आपका यही रोल हो गया है क्या? अब मैं जब अपनी बात रख रहा हूं तो आपको बीच में रोकना है। विकास जी को आपने रोका क्या एक बार भी? बताइए आप मुझे। पॉइंट को आप इधर अगर देश का प्रधानमंत्री वोट चोरी करके अगर देश का प्रधानमंत्री बना है तो वो देश का प्रधानमंत्री नहीं है, उसको गद्दी छोड़नी पड़ेगी। और इसमें अगर चुनाव आयोग अगर उसकी सहायता करता है तो चुनाव आयोग को भी इसका जवाब देना पड़ेगा। देश की जनता इसका जवाब लेगी। इस देश का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। जब जब इस देश के लोकतंत्र पर कोई भी इस देश के लोकतंत्र को अगर कमजोर करने की कोशिश की है, देश के युवाओं ने बढ़ चढ़ करके उस पर योगदान दिया है। चाहे वो विद्यालयों में फीस को बढ़ा करके की बात हो, चाहे वो हॉस्टलों में सरकारें गिरा दी गई हैं। ये बात कर रहे हैं कि 1993 में ये हुआ। अरे भाई, कई राज्यों की सरकारें गिरा दी इस देश के युवाओं ने, केवल हॉस्टल फीस बढ़ाने पर, 10-10, 20-20 रुपए हॉस्टल फीस बढ़ाने पर। यहाँ तो देश का प्रधानमंत्री वोट चोरी करके बना हुआ है। और तो उस पर चुनाव आयोग कोई जवाब देना नहीं चाहता है। बीजेपी के प्रवक्ता बने हुए हैं। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। लेकिन मैं एक बात फिर से कह देना चाहता हूं, इस देश का लोकतंत्र इतना मजबूत है जिसको अगर भारतीय जनता पार्टी खत्म करने का प्रयास करेगी तो उसको खत्म नहीं कर सकती।
ये कितने भी अंग्रेजों के क्या साथ मिलकर के भारत इन्होंने इस और देश के नेपाल इन्होंने का अंग्रेजों के साथ मिलकर के इस देश की तुलना आजादी में करना कोई भूमिका ठीक है नहीं दी। क्या? उनसे इन्होंने रिक्वेस्ट की, यार रुको, कांग्रेस पार्टी ने देश की आजादी में अहम भूमिका निभाई और आजादी के बाद इस देश को अपने पैरों पर खड़ा करने में भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपना बलिदान दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कभी न सोचे कि इस देश एक के छोटा सा लोकतंत्र को सवाल खत्म है कर मेरा, देंगे वो। क्या भारत और नेपाल की तुलना हो सकती है क्या जी भूदेव जी? क्या जी बोलिए। भारत और नेपाल की तुलना हो सकती है? नहीं, नेपाल से तुलना कैसे हो सकती है? भारत की तुलना नहीं, नेपाल से तुलना कैसे हो सकती है? लेकिन अगर इस देश का प्रधानमंत्री वोट चोरी करके अगर प्रधानमंत्री बना है तो उसको गद्दी छोड़नी पड़ेगी, उसको ठीक है। गद्दी छोड़नी ठीक है पड़ेगी, जमशेद इसमें जी, कोई दो राय नहीं है। उत्तर नहीं इनके पास। जमशेद जी, हमने दो क्रांति भारत में भी देखी थी। आजादी के बाद देश ने 1974 में संपूर्ण क्रांति देखी थी, जब जेपी नारायण के नेतृत्व में जन सैलाब उमड़ा था। इसके बाद इमरजेंसी लगी, लेकिन लोकतंत्र ने सत्ता परिवर्तन कराया। संसद या राष्ट्रपति भवन पर हमला नहीं हुआ, क्योंकि भारत लोकतंत्र से चलता है। इसके बाद 2011 में अन्ना हजारे के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के विरोध में आंदोलन हुआ। देश को फिर से जहां सत्ता परिवर्तन देखने को मिला। 2014 में मोदी सरकार बनती है और दिल्ली में केजरीवाल सरकार बनती है। आंदोलन आए, सत्ता बदली, लेकिन इस तरह से क्या वहां पर धू करके संसद भवन चला दिया गया, प्रधानमंत्री आवास चला दिया, क्योंकि हमारा देश लोकतंत्र से चलता है। इस तरह की अराजकता का क्या काम? देखिए, हमारा लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश की जहां तक बात होगी वहां पर भारत सबसे ज्यादा सशक्त है। अगर हम नेपाल की तुलना भारत से करेंगे, भारत की तुलना नेपाल से करेंगे तो बिल्कुल बेहतर नहीं है। लेकिन हाँ, ये सत्ता परिवर्तन के लिए जो 2014 से पहले का परिदृश्य था, अगर आपने देखा होगा, अन्ना हजारे के नेतृत्व में एक मुहिम चलाई गई थी, उसमें कई सारे नेता शामिल थे और ये भी कहा जाता है कि वो जो था वो सत्ता परिवर्तन के लिए जो उस दौर का विपक्ष था उसने अपना काम किया था और बहाना बना था जन लोकपाल बिल। अब वो जन लोकपाल बिल कैसे रहा, कैसे आया, अब उसका कहां पर क्या महत्व है और क्या जन लोकपाल बिल के दायरे में कौन आता है, कैसे आता है, ये बातें तो बहुत पुरानी हो गई। लेकिन हाँ, 2014 में जोर शोर से मोदी सरकार आई थी और उस समय 2014 से पहले यही जो आज सत्ता में है मोदी सरकार, यही विपक्ष में हुआ करती थी। और ये सारे मुद्दे आपको अगर याद होगा तो संसद को ना चलने देना और कई तरह के ऐसे आरोप प्रधानमंत्री पर लगाना, कई तरह की ऐसी बातें हुई। लेकिन उसके बाद सत्ता परिवर्तन हुआ, लोगों ने आशा की नजर से मोदी साहब की तरफ देखा और उनको ये लगा कि मोदी साहब आएंगे तो देश का बहुत भला होगा। लेकिन अब ये तो देखने वाली बात है कि इस समय वर्तमान में क्या स्थिति है। क्या युवाओं को जो सपने दिखाए गए थे वो पूरे हुए? क्या जो किसानों को सपने दिखाए गए थे वो पूरे हुए? क्या जो बेरोजगारी की दर थी वो कम हुई? बिल्कुल, लेकिन नेपाल में क्या है, आपने गौर किया? चुनाव सोशल आएंगे, मीडिया, सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने क्या कहा था? सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन हमारा देश और हमारा लोकतंत्र होना चाहिए। ये अराजकता ठीक है, आपदा में अवसर कौन ढूंढ रहा है साहब? नहीं, हमारे यहाँ तो अराजकता की बात ही नहीं है। हमारे यहाँ शालीनता से बात रखने की चीज है भाई। अब वही बात है, सोशल मीडिया पर उन्होंने बैन लगाया और सोशल मीडिया ही एक ऐसा सशक्त माध्यम था नेपाल में या फिर हिंदुस्तान की बात करें जो अपनी बात कह सकता है। उनको लगता है, युवाओं को या किसी भी व्यक्ति को, उसको लगता है जो बात हम वैसे नहीं कह पाएंगे हम सोशल मीडिया के माध्यम से कहें। और सोशल मीडिया पर उन्होंने बैन लगाया। जो जेड जनरेशन थी, जो 97 से लेकर 2012 तक के जन्मे लोग थे, उनका गुस्सा फूटा और उन्होंने धीरे धीरे जो चीजें थी बढ़ी। अचानक से चीज नहीं हुई थी। देखिए, कोई भी चीज होती है एकदम से नहीं होती है, वो धीरे धीरे बढ़ती है और वही नेपाल में हुआ। और यहाँ पर भी अगर ऐसी बात है तो बिल्कुल उस पे लगाम लगनी चाहिए। और संजय राउत जी ने जो बयान दिया है, आप लोग इस तरह का कृत्य कर रहे हैं, वोट चोरी कर रहे हैं, तमाम ऐसे सवाल उठा रहे हैं। और वो जिस प्रकार से सुरेंद्र जी राजपूत ने भी ट्वीट किया कि वोट चोर गद्दी छोड़, तमाम ऐसे ट्वीट किए गए। आरती जी, देखिए, दो तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण और मुझे लगता है कि हमारे साथी भूदेव जी जवाब ना देना पड़े इसलिए उन बातों को गोलमोल कर गए। नंबर एक बात, मैंने कहा था 1983 से लेकर के 2009 तक
हमारा पड़ोसी श्रीलंका लगातार गृह युद्ध जैसी स्थितियों में घिरता रहा। क्या तत्कालीन विपक्ष ने सरकार के लिए इस तरीके की भाषा का उपयोग किया? क्या किया? मैंने तो केवल इतना सा सवाल किया था कि अभी पता लग जाता। और सबसे बड़ी बात आरती जी, हमारे जमशेद जी भी बैठे हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं, इनसे पूछिए, भारतीय जनता पार्टी दशकों तक विपक्ष में रही है, 1-2 महीने या 1-2 साल या 1-2 दशक नहीं, दशकों तक हम विपक्ष में रहे, लेकिन कभी हमने अपनी जबान से या हमारे किसी भी नेता ने ऐसे कृत्य नहीं किए जिससे भारत के लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा किया जाए, भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर चोट की जाए, केवल इसलिए कि हम चुनाव हार रहे हैं, इसलिए साहब चुनाव आयोग खराब हो गया, हम चुनाव हार रहे हैं तो वोट चोरी हो रही है। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम यहां पर है जब देश का एक नेता विपक्ष यानी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं, मैं कई बार आपके चैनल पे कह चुका हूं, लीडर ऑफ प्रोपोगंडा, जब लीडर ऑफ प्रोपोगंडा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बहुत गंभीर बात है ये आरती जी, और मुझे लगता है मेरे वरिष्ठ पत्रकार साथी भी इस बात को समझेंगे, और वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाते हैं वोट चोरी के। आरोप नंबर 1, बनारस की एक लिस्ट आती है जिसमें 80 वोट दिखाए जाते हैं जो राम कदम जी होते हैं, उनके पिता की संतानें बताई जाती है कि कोई 26 साल का है, कोई 70 साल का है। उस आरोप पर दोबारा कांग्रेस पार्टी ने कोई जवाब दिया? जब उस पर जवाब आया कि राम कदम जी उनके गुरु हैं और भारत में संवैधानिक दर्जा, भारत में बाकायदा वोट के लिए आप अपने गुरु का उपयोग कर सकते हैं। क्यों ऐसी बात कर रहा है विपक्ष? क्यों कह रहा क्रांति यहाँ पर भी आएगी? ऐसा क्या कृत्य आप लोगों की ओर से किया गया है? मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, कई बार क्या होता है कि आप जब आत्म अवलोकन से विमुख हो जाते हैं और जब आप ये समझ जाते हैं कि जब हम आत्म अवलोकन करेंगे, जैसे अभी हमारे विपक्ष के प्रवक्ता हमारे सम्मानित साथी भूदेव जी ने तत्काल, देखिए मीडिया आपके ऊपर कितना प्रेशर बना दिया। नहीं, आप बीच में कैसे बोल रही? आप कैसे बोल सकती हैं? आप स्थिति देखिए और कह रहे हैं भारत में लोकतंत्र खतरे में है। आप डिबेट में बैठ करके मीडिया को दबा रहे हैं और आप कह रहे हैं नहीं साहब, मीडिया ये कह दे कि राहुल गांधी ने कहा कि रंजो देवी का वोट नहीं है, रंजो देवी के वोट कट गए, तो मीडिया वही कहे कि रंजो देवी के वोट कट गए, भले ही उनके वार्ड अध्यक्ष ने उनसे झूठ बुलवा दिया, मीडिया वो ना कहे। तो भारत का विपक्ष आज ये चाहता है, भारत का विपक्ष ये चाहता है कि कर्नाटक के अंदर बेंगलोर की एक कॉलोनी के एक घर के अंदर 30 से 35 वोट बनते हैं और बाकायदा वहां सरकार इनकी है। जवाब दीजिए भूदेव जी। बीएलओ इनका है, बीएलओ इनका, सरकार इनकी कर्नाटक के अंदर, और वही बीएलओ इनका कहता है नहीं साहब, जवाब नहीं दिया ना विकास पांडे जी। मैं लगातार सवाल पूछती रही कि आप भारत और नेपाल का इस पे पूरे संपर्क और उनसे तुलना हो ही नहीं सकती, हमारा देश लोकतांत्रिक है। देखिए, विकास जी ने अभी कहा राहुल जी को एलओपी को लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा कहा। मैं तो कह रहा हूं कि राहुल जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तब भी करते हैं, मोदी जी तो मन की बात कहने आते हैं, केवल जुमले फेंकने आते हैं। मैं तो मोदी जी को बोलता हूं कि इस विश्व के सबसे बड़े जुमलेबाज हैं, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी, सबसे बड़े जुमलेबाज प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। विकास जी, मैं अपने पहले सुन लो, मेरी पूरी बात का जवाब देने दो। अभी हमें पता था कि कांग्रेस पार्टी एक निष्पक्ष शासन चलाती थी इस देश में, इसीलिए हम आरटीआई लेकर के आए। लेकिन आरटीआई को खत्म करने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। उसी आरटीआई की दम पर ये लोग जो क्या है बड़े बड़े घोटाले खोल के दिखाते थे, जो कभी आए नहीं बाहर निकल करके, जिनके लिए माफिया मांगी गई सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं कि जिस चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट डेली चाहते मार रहा है, डेली उसको लतिया रहा है कि आप ये मानिए, ये करिए, तो ये क्या हो रहा है? लोकतंत्र का नहीं हो रहा है। आज चुनाव आयोग एक जो क्या बीजेपी की एक संस्था बन के रह गया है, उसको चुनाव निष्पक्ष चुनाव कराने से कोई मतलब नहीं है। तो लोकतंत्र को कौन खत्म कर रहा है? पहले आप आरटीआई से किसी भी सवाल का जवाब आप मांग सकते थे, क्या आज आप आरटीआई से कोई भी निष्पक्ष जवाब मांग सकते हो? भाई सीधी सवाल आते हैं कि इसका कोई जवाब नहीं मिलेगा। तो ये कौन सी पार्टी कितना लोकतंत्र को मजबूत कर रही है, ये देश की जनता के सामने है, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। विकास पांडे जी, तो मैं निश्चित लोकतंत्र को क्यों आप लोग इस तरह से डेमोलाइज कर रहे हैं? नंबर एक बात, देखिए बहुत व्यवहारिक बात मैं कहने जा रहा हूँ अब आपके साथ। व्यवहारिक बात ये कि नरेंद्र मोदी जी लगभग 12 साल कांग्रेस पार्टी केंद्र में थी और नरेंद्र मोदी जी 10 साल से ज्यादा गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री थे। मेरा विनम्रता के साथ अनुरोध है, जिनके लिए आपने भ्रष्टाचारी जैसे शब्द का उपयोग किया, जिनकी मां को आप उनके मंच से, अपने मंच से गालियां दिलवा रहे हैं, मुझे विनम्रता के साथ आग्रह है, मुझे बता दीजिए 10 साल में आपने कितने घोटाले उन पे खोल दिए? विनम्रता के साथ अनुरोध है। आरती जी, खुलेंगे,
विकास अरे पांडे तो जी, डरो मत भाई, विकास डरो पांडे मत। अभी तो मैंने बात छेड़ी है, बात निकलेगी तो विकास ऊपर पांडे तक जी, जाएगी। राहुल गांधी और भ्रष्टाचार के खिलाफ भाई नेपाल को पूरा जला दिया गया, और 1974 और 2011 की क्रांति में भी हमने यही देखा था। बिल्कुल, देखिए भ्रष्टाचार इस देश में खत्म करने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। नंबर एक। मैं दूसरी बात हाँ, बताता आ रही हूँ। बुद्धि। अभी हम सबने देखा, जो कांग्रेस पार्टी आज लोकतंत्र की दुहाई दे रही है, मुझे बता दीजिए क्या कांग्रेस पार्टी के किसी प्रधानमंत्री ने, कई प्रधानमंत्री दिए, कभी ऐसा बिल ला करके, ऐसा प्रावधान ला कर लाने की कोशिश की कि 1 महीने हम जेल में जाएंगे तो हम पदमुक्त हो जाएंगे? लाए क्या? लाए? आप बार बार लोकतंत्र की दुहाई देते, संविधान की दुहाई देते, नहीं लाए, क्योंकि मन में खोट बैठा था। और खोट क्यों था? खोट इसलिए था, नेशनल हेराल्ड हम सबको याद है, जिसमें राहुल गांधी जी बेल पर है, आपको हम सबको पता है, और वो भ्रष्टाचार का मुकदमा है। बता दीजिए मेरे भूदेव जी को आऊंगी, एक कि साथ वो जवाब भ्रष्टाचार का मुकदमा है। दूसरी चीज, सीबीआई को बंद पिंजरे का तोता किसने कहा था सर? बड़ी आप लोकतांत्रिक संस्थाओं की दुहाई दे रहे हैं, और दुहाई किस लिए भी दे रहे हैं? आप देखिए कितनी बचकानी सा बयान है। आपको लगता है चुनाव आयोग, वही चुनाव आयोग वायनाड में इलेक्शन करा रहा है, हाँ। वही चुनाव आयोग रायबरेली में इलेक्शन करा रहा है, वही चुनाव आयोग अमेठी में इलेक्शन करा रहा है। हाँ। सब ठीक है, सब ठीक, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सरकार बन 10 गई। सेकंड में नरेंद्र जवाब दे मोदी जी- दीजिए भूदेव जी, फिर मैं जमशेद जी के पास जाऊंगा, बहुत देर से जी, इंतजार कर रहे हैं। जी देखिए, मैं इनसे ये अभी भ्रष्टाचार की बोल रहे थे, पीएम केयर फंड के नाम पर, जीएसटी के नाम पर, नोट मैंने के 10 नाम साल पर पूछा, सरकार आएगी तो भ्रष्टाचार आरती जी बनेगा। मैंने क्या अभी तो कहा? आपका वोट गुजरात चोरी का के भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री बोल रहा रहे है। 10 साल। वोट आरती जी मेरा चोरी से सवाल कोई रिपीट कर दीजिए, भ्रष्टाचार बस ही इतना नहीं है। निवेदन है। देश का मेरा सवाल, प्रधानमंत्री ये वोट गुमराह चोरी कर करके रहे बना हुआ है। हैं, अरे ये भाई, गुमराह कर रहे हैं डिबेट सवालों को। का जवाब मेरा दे दीजिए। निवेदन है, सवाल रिपीट कर दीजिए, मेरा निवेदन है, सवाल रिपीट कर दीजिए मेरा। मैंने कहा मुख्यमंत्री वो गुजरात के 10 साल रहे, और आप केंद्र में 10 साल सरकार में थे। एक घोटाला बताइए, एक घोटाला बताइए, अन्यथा माफी मांगिए। प्रधानमंत्री का नाम क्या घोटाला है बता दीजिए, पूछ रहे अरे हैं। मेरी भी सुन लीजिए। हाँ, हाँ, ये 10 भी साल भूदेव तो जी। मुख्यमंत्री रहे गुजरात के 10 साल ठीक मुख्यमंत्री है, रहे। आरती सवाल जी, मैंने पूरा पूछ लिया, sentence ठीक है, repeat ठीक है, करिए। विकास पांडे जी पूरा मैंने सेंटेंस पूछ रिपीट लिया करिए। है। गुजरात के मुख्यमंत्री रहे 10 साल वो, ठीक है, ठीक है, और 10 विकास साल ये पांडे केंद्र में थे। जी, ठीक है, मैंने सवाल पूछ लिया आपका। मैं इनसे पूछ रहा हूँ, ये कहते थे कि रॉबर्ट वाड्रा जी इतने बड़े घोटाले किए हैं, इन्होंने तमाम घोटाले, जो क्या है, इतने घोटालेबाज थे, उनको जो बीजेपी में नहीं, सम्मिलित आप कर लिया मोदी जी बैकफुट ने, पे आ गए जो आरती जी, घोटाले कहा आ गए गए। बैकफुट पे। अरे भाई, सरकार आएगी तब गिनाएंगे घोटाले तो। अरे भैया, आप विश्व केंद्र का में थे, सबसे बड़ा आप घोटालेबाज केंद्र में थे जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे साहब, भाई, भूल सुन गए? लिया करो। आप केंद्र में थे। देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री हैं। आज तक इतना बड़ा भ्रष्टाचार नहीं हुआ पीएम केयर फंड के नाम पर जितना हुआ है। ये तो देश की जनता बताएगी। ठीक है, ठीक है, जमशेद आप जी निश्चिंत रहिए। आपदा में अवसर कौन तलाश रहा है, क्योंकि ट्वीट तो एक के बाद एक विपक्षी दलों की ओर से किया जा रहा है। कोई कह रहा है कि अब आपकी बारी, सतर्क हो जाइए। संजय राउत तो नहीं, बकायदा नीचे ट्वीट करके और प्रधानमंत्री मोदी को तो टैग कर रहे सीधे। भाई देखिए, हमने तो बोला ना, इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे। 11 साल हो गए, 22 करोड़ रोजगार कहाँ है? किसानों की आय 2022 तक दुगनी करनी थी, हुई का नहीं। 100 स्मार्ट सिटी बनने थे, ये तमाम इन्होंने वादे किए थे, वो कहाँ गए? इन्होंने एक एक गांव गोद लिया था, सांसदों ने उन गांवों को ढूंढिए, कौन सा गांव स्मार्ट गांव बना? बर्दाश्त देश नहीं अरे करेगा, पूछिए ना इनसे। चाहे जितना भी हो जाएगा, अराजकता पूरा देश नहीं बर्दाश्त करेगा। जमशेद जी, इस देश में नहीं, क्या देश में ऐसी कोई स्थिति बनेगी? क्या पूरा देश के साथ नहीं खड़ा होगा? क्या इस तरह की स्थिति भारत में बन पाएगी? कभी नहीं बनेगी, कतई बर्दाश्त नहीं होगा। अपने लोगों को विदेश में जमशेद पढ़ाएंगे जी। और यहाँ देश के लोगों को बोलेंगे कि हाथ में डंडा भूदेव लीजिए जी। और लड़ाई हाँ, कीजिए। जमशेद जी। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भूदेव जी। ये अराजकता, संसद के अंदर ये गाली देते हैं। इनके जो क्या है, गोली मारो, जितना ट्वीट कर लीजिए, ऐसी स्थिति भारत में नहीं आएगी। बात खत्म। जमशेद जी, आरती जी, आने भी नहीं देंगे। सवाल एक बार रिपीट भारतीय करें जनता भूदेव पार्टी जी। कितनी भी कोशिश कर ले इसके लिए। जमशेद जी, जी अपनी आरती बात जी। रखिए। हाँ, जी, आप सवाल रिपीट करें, भूदेव जी की आवाज में जिस सुन लेते प्रकार से मैं पूछ रही हूँ कि लगातार आपदा में अवसर कौन ढूंढने का प्रयास कर रहा है। ट्वीट किया जा रहा है, प्रधानमंत्री को बकायदा ट्वीट को टैग किया जा रहा है कि अब आपका नंबर है अगला। देखिए, सीधी सी बात है आरती जी, जो विपक्ष में होता है उसको कहीं से भी आशा मिलती है, उस आशा के पीछे चल देता है। वो आशा की किरण कहीं से भी नजर आएगी, क्योंकि विपक्ष जो होता है सदैव सत्ता के लिए लालायित रहता है। जैसे 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए लालायित थी, उसको येन केन प्रकार जो भी चाहिए था, उसको सत्ता उसको चाहिए थी, और उसने उस सत्ता को प्राप्त किया। अब 2014 से लेके अब तक के सत्ता पे काबिज है, और उसी तरह से कांग्रेस बाहर है। अब कांग्रेस को भी सत्ता की दरकार है,
और उसको कहीं से भी आशा की किरण अगर नजर आएगी, अगर उसको लगता है कि इन ट्वीट से हमारा यूथ हमारे साथ जुड़ेगा, उनको लगता है यूथ एकजुट होकर के हमारे साथ चल देगा, तो इस प्रकार के ट्वीट हैं। अभी सुरेंद्र राजपूत जी ने ट्वीट किया या संजय राउत जी ने ट्वीट किया, और अभी अर्जुन जी की बात हो रही थी जिन्होंने पश्चिम बंगाल में लगातार उन्होंने तो एक भड़काने वाली बात कही, वो भी बीजेपी के नेता है। अब बंगाल में बीजेपी अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाह रही है इस तरह से, अब वो चाहे शाम दाम अर्जुन जी दंड हो भेद। या और कोई हो, इस तरह के बयान लगातार बंगाल में आ रहे हैं। किस तरह से ममता बनर्जी की सरकार को वहां से खत्म किया जाए। तो ये देखिए सत्ता का खेल है, और इस खेल में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी तरह से बाजी खेल रहे हैं, और विपक्ष यही चाह रहा है कि किस तरह से हम सत्ता पर काबिज हो। बिल्कुल, उसने लेकिन भाई जमशेद जी, कई तरह राहत के मुद्दे इंदौरी निकाले, साहब ने एक वोट चोरी अच्छी का लाइन मुद्दा। बोली थी। उन्होंने कहा था लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। बिल्कुल, यहाँ पे सिर्फ बिल्कुल। हमारा मकान थोड़ी है। आपने देखा था नेपाल में किस प्रकार से पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को पीट पीट के मार दिया गया। कहां से अराजकता सही है? अब देखिए वही बात है, अगर गुजरात में हम देखने जाएंगे तो बहुत पहले की बात है। एक एहसान जाफरी हुआ करते थे, कांग्रेस के नेता हुआ करते, सांसद हुआ करते, तो उनको जलाकर मार दिया गया था। आपको याद होगा जब दंगे हुए थे, तो जब भीड़ होती है, भीड़ किसी को नहीं बख्शती है। कौन नेता है, कौन आम नागरिक है, भीड़ जो होती है वो उत्तेजित होती है, और उत्तेजना में वो कुछ भी कर जाती है। क्या एहसान जाफरी की वाइफ को अभी तक जकिया जाफरी को कभी इंसाफ मिला? नहीं मिला। हालांकि सत्ता में कांग्रेस भी रही है, पूरी तरह से कांग्रेस रही है, लेकिन क्या उनको इंसाफ मिला? नहीं मिल पाया। तो इस तरह की चीजें हैं हिंदुस्तान में हुई हैं। त्रिपुरा का भी हमारे पास एक पुराना एक इतिहास है, जब वहां की विधानसभा में आग लगा दी गई थी, विधानसभा जला दी गई थी। आप थोड़ा सा पीछे जाइए, तो भीड़ तंत्र का जो होता है कोई कुछ नहीं होता। भीड़ क्या करती है, वो एक साथ चल देती है, जो कि जेड जनरेशन उसने नेपाल में कर दिखाया है। लेकिन हाँ, भारत हमारा लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर इस तरह की अगर चीजें होंगी तो गलत है, और अगर इस तरह का उकसावा होगा हम ये तो भी गलत प्रोपेगेंडा है। फैलने नहीं देंगे। विकास पांडे जी, देखिए, मुझे लगता है कि आरती जी बहुत महत्वपूर्ण बात निकल करके आई, और निकल करके ये आई, मुझे लगता है कि हमारे साथी कह रहे थे, डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, जरा इनसे पूछिएगा। और मेरा निवेदन है, इस भारत के अंदर 55 साल से ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने इस देश में शासन किया। जरा पूछिए, 13 करोड़ शौचालय नरेंद्र मोदी जी ने दिए, 4 करोड़ से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास दिए, 10 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला कनेक्शन दिए, किसान सम्मान निधि दी, 8.5 करोड़ से ज्यादा घरों में नल से जल पहुंचाने का काम किया। यूपीआई ट्रांजैक्शन, दुनिया का 48% यूपीआई ट्रांजैक्शन उस हिंदुस्तान में होता है जिसको लोग हे दृष्टि से देखते थे। उसके बाद 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ। 2 गुने मेडिकल कॉलेज, 6 गुना मेडिकल सीटें, दुनिया की 4थी अर्थव्यवस्था, और देश ने कुछ किया ही नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि कांग्रेस पार्टी सरकार से बाहर है, इसलिए देश ने कुछ नहीं किया। अब इनके कहनी और करनी में इतना फर्क है कि जिनके शासनकाल में गाना बन गया आरती जी, सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। मैं चुनौती देकर के कहता हूं हमारे साथी से कि बड़ा इन्हें महंगाई, बेरोजगारी में खुला चैलेंज देता हूं अपने दोनों साथियों को। मैं मेरा निवेदन के साथ दोनों साथियों को खुला चैलेंज है, आरती जी आप एक डिबेट चाहे महंगाई पर रख लीजिए, चाहे बेरोजगारी पर, जब मानो तब रख लीजिए। इस देश के अंदर अगर महंगाई सबसे ज्यादा बढ़ी, 10 सेकंड में काउंटर करिए, फिर भूदेव जी के पास जाऊंगी। कांग्रेस शासनकाल में बढ़ी, वो दौर याद कर लिए 2010 और 11 का, जब इस देश के अंदर महंगाई डबल डिजिट में थी, 10% से ज्यादा, पूरे साल महंगाई डबल डिजिट में रही। नरेंद्र मोदी जी का एक साल बता दीजिए जब महंगाई डबल डिजिट में रही। विकास जी छोटी सी बात में मैं खत्म करूंगा। ठीक है, प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो छोटे मझोले दुकानदार हैं उनकी दुकानदारी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। एफडीआई का जो बीजेपी पुरजोर विरोध करती थी, 100% एफडीआई है समय हिंदुस्तान में। ये ई कॉमर्स कंपनियां क्या कर रही हैं, इस पे बिल्कुल बहस मत कीजिए। बहस ये हो रही है कि नेपाल जैसा क्या यहाँ पर होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। हम अगर ऐसा होने देंगे तो फिर हम गलत हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जितने भी धर्म जाति के लोग हैं सब एक साथ जुट करके मिल करके इस तरह की अगर कोई भी हरकत होगी उसको हम नाकाम करेंगे। यानी हम भारत को कभी जलने नहीं देंगे, भारत को हम एकजुट रखने की कोशिश करेंगे। और अगर इस तरह का सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, इस तरह की अगर कोई बयानबाजी कर रहा है तो वो गलत है। उसको पूरी तरह से इस तरह की बयानबाजी को खत्म करना चाहिए। अपनी बात रखिए। देखिए, बिल्कुल विकास जी मैं विकास जी को एक छोटी सी एडवाइस देता हूँ कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान छोड़ के आइए और कुछ सुन के आइए।
जब आपका जन्म नहीं हुआ था, मोदी जी का जन्म नहीं हुआ था, जब हिंदुस्तान ने सैटेलाइट लॉन्च कर दिया था। अगर विकास जानना है ना, उस समय एम्स और बड़े बड़े डैम बना दिए थे। आपके मोदी जी ने क्या किया? शौचालय बनवाने को देश का विकास नहीं बोलते हैं। सुन लीजिए पहले, एक सेकंड सुन लीजिए। आप जिस महंगाई की बात, सैटेलाइट लॉन्च कर दिया था, लेकिन जिन्होंने 55 साल के अंदर 46 मिशन लॉन्च किए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हमने 100 मिशन कंप्लीट किए। 46 मिशन एक साल के अंदर हमने कंप्लीट किए। भारत आज 100 सैटेलाइट एक साथ भेज रहा है। ये भी बता दीजिए ना, आपने एक एम्स बना दिया, लेकिन आपकी नेता के लिए इलाज के लिए माहौल नहीं उपलब्ध है। उसी एम्स के अंदर जिस एम्स का आप दम भर रहे हैं, और आज इस देश के अंदर 1 दर्जन एम्स खोल करके नरेंद्र मोदी जी ने खोलने का काम किया। अरे इनको बुलवाइए, मुझसे बुलवाइए। ठीक है विकास पांडे जी, ठीक है आऊंगी आपके पास। भूदेव जी बोलिए। बस इनका ये डर है, यही डर है जो जनता के सामने ये जाने देना नहीं चाहते हैं। विपक्ष की आवाज को जनता तक पहुंचने नहीं देना चाहेंगे, बीच में बोलेंगे। अभी इनको कोई ज्ञान ही नहीं है। कहा 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। युवा अगर आज रोजगार मांग रहा है तो लाठियां बरसाई जा रही हैं, आंदोलन तक नहीं करने दिए जा रहे हैं, अपना हक नहीं रखने दिया जा रहा है। मैं जो पहलवान जब अपना अधिकार मांग रही थी तो उनको ये देशद्रोही बोल रहे थे। उसी का बताइए, जब किसान अपना अधिकार मांग रहे थे तो उनको ये खालिस्तानी बोल रहे थे। युवा मुखर्जी नगर में हो, एसएससी वाले हो, देखा आपने कैसे उनको जेलों में पीट पीट के डाला जा रहा है। अभी की बात है, एसएससी के कितने हजारों लड़कों ने आंदोलन किया, उनको आंदोलन तक नहीं करने दिया गया। रात को उठा के पटक दिया गया जेलों में। कभी कांग्रेस की सरकार में इस तरह हुआ? पूरी तरह आंदोलन करने की आजादी होती थी। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रही है। देश का युवा खड़ा होगा और मोदी जी को खदेड़ फेंकेगा। ये वोट चोरी से बने हुए प्रधानमंत्री हैं। हाँ ठीक है, विकास पांडे जी बताइए। देखिए, रोजगार के ऊपर बड़ी अच्छी बात कही और इन्हें लगता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूं कि मुझे बता दीजिए कि आपके शासनकाल में कितने आवास दिए। और मैं देखिए बहुत व्यवहारिक बात आरती जी आप पे छोड़ देता हूं। आप अपने चैनल से कहिए कि एक बार जाकर के सर्वे कर लें। एक आवास का ढिंढोरा पीटा गया था इंदिरा गांधी जी ने, इंदिरा आवास का। जरा ढूंढिएगा और मेरा निवेदन है भूदेव जी से भी, जरा जाकर के पता करें कहाँ नहीं मिलेंगे भूदेव जी, उससे माइक्रोस्कोप से भी ढूंढेंगे तो इंदिरा आवास नहीं ढूंढने मिलेंगे। लेकिन मैं दावा करता हूँ नरेंद्र मोदी जी ने जो आवास दिए गरीबों को, वो 30 साल बाद भी आप जाएंगे तो ऐसे ही बने खड़े नजर आएंगे। ये होता है काम रोजगार के ऊपर। रोजगार के आंकड़े जारी किए, चर्चा कर लीजिएगा। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में रुकिए 2014 से लेकर 24 तक 17.5 करोड़ रोजगार के अवसर डेवलप हुए। 2004 से लेकर 14 तक 3 करोड़ रोजगार के अवसर डेवलप हुए। वो कांग्रेस पार्टी जो हाई रोजगार चिल्लाती है, जब सरकार में 10 साल रही तो केवल 3 करोड़ लोगों को रोजगार दे पाई। और वो नरेंद्र मोदी जी 17.5 करोड़ लोगों को रोजगार दे चुके हैं। 17.5 करोड़ रोजगार केवल बातें करने से है क्या? कुछ बचा नहीं है इनके पास। देखिए, रोजगार पे बात इसीलिए नहीं करते, पूरे बिहार में आ गए। कहीं डेवलपमेंट में बात की आरती जी, क्योंकि इन्हें मालूम है कि डेवलपमेंट पे फेल हो जाएंगे, रोजगार पे फेल हो जाएंगे, महंगाई पर फेल हो जाएंगे। अब इन्हें ले देकर आपकी ओर से भी लगातार ट्वीट के जरिए राजनीति चमकाने का प्रयास किया गया। पश्चिम बंगाल को आग में झोंकने की बात कर दी गई। बात तो बराबर हो गई दोनों तरफ से। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पश्चिम बंगाल की स्थितियां हम सबने देखी। आरती जी वो किसी से वो व्यक्ति याद नहीं है, मुझे घटना का जिक्र नहीं आ रहा है। वो टीएमसी का नेता जिसे ईडी की टीम जब गिरफ्तार करने जाती है, और गिरफ्तारी की स्थिति ये होती है कि ईडी टीम को वहां की पुलिस गिरफ्तार नहीं करने देती। आप देखिए, लोकतांत्रिक मूल्यों पर चुप रहने वाली, दुहाई देने वाली कांग्रेस चुप रह करके बैठ गई। क्यों चुप रह करके बैठ गई? और वो व्यक्ति वो था जिसने वहां पर हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर किया, लोगों की जमीनें कब्जा कर ली, वो व्यक्ति था। और उस पर जाकर के कांग्रेस पार्टी मौन हो गई। तो बंगाल की स्थितियां किसी से आरती जी छुपी नहीं है। अब दूसरी बात पे आ जाते हैं। मैं फिर कहता हूं आपको, भारत का लोकतंत्र किसी व्यक्ति का गुलाम नहीं है। और जिसे गुलाम बनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने 1974 में की, उसे करारा जवाब मिला, देश की जनता ने जवाब दिया। आज लोकतांत्रिक मूल्यों का हितैषी, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए देश के प्रधानमंत्री, मैंने चुनौती के साथ कहा था आरती जी, दोबारा जवाब नहीं आया। मुझे बता दें कि इनका कोई एक प्रधानमंत्री हो जिसने कभी ये नियम लाने की कोशिश मात्र की हो कि अगर 1 महीने जेल में रहेगा तो उसे पद छोड़ना पड़े। ये हम में कुप्पत है कि हम पद पे रहते हुए ऐसा कानून लेकर आते हैं, कल को अगर हम भी जेल जाएं,
हमें भी अगर किसी भी चीज के लिए दोषारोपण हम पे होता है तो हम पद छोड़ने की काबिलियत ठीक है, रखते हैं। लेकिन दूसरी चीज हाँ। भ्रष्टाचार के ऊपर आरती जी मैंने व्यवहारिक दृष्टिकोण से सवाल छोड़ा था और गोल गोल घुमा गए और जवाब नहीं दिया। मेरा निवेदन है कि जिस भ्रष्टाचार ठीक की है, आप दुहाई दे रहे थे, मैंने जवाब कहा दीजिए। नरेंद्र मोदी जी, आरती जी 10 साल इनकी नाक हाँ, के हाँ, नीचे ठीक है, आप गुजरात जवाब देंगे के मुख्यमंत्री थे। हम्म। गुजरात के भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री के एक भी आप आरोप- एक सत्ता तो एक परिवर्तन घोटाला होने नहीं- दीजिए, एक घोटाला नहीं इनकी बना सरकार पाए, आएगी एक तब वो घोटाला नहीं एक्सपोज लगा पाए। करेंगे। अभी तो आपकी सरकार चल रही ना, तब से वो उनका जवाब ये था। ठीक है, भूदेव जी अरे जवाब भाई, दें। आप नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे हाँ, और जिस व्यक्ति ने, आप एक बात बताइए, प्रधान रहते हुए कोई घोटाला नहीं, जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए कोई घोटाला नहीं, बार और बार आपको एक ही नहीं बात नहीं साहब बोलोगे मंत्री क्या? रह के आप घोटाला कुछ कर नहीं लिया। बोलिए। जो घोटालेबाज ठीक है, होता ठीक है। है यही बात वो बोलोगे नेशनल क्या? हेराल्ड की तरह अपनी प्राइवेट कंपनी में भी घोटाला कर लेता है। ठीक है, ये ठीक है, भूदेव घोटालेबाज जी से लोग हैं। सवाल पूछ अरे भाई, जवाब दे दीजिए। मैं इनसे बोल रहा हूँ जिन्होंने घोटाले किए हैं, आपकी 11 साल से सरकार है, आपने जेल में क्यों नहीं डाला उनको? या सिर्फ केवल डिबेट में बैठ करके ही बोलते हो? जेल में डालिए ना। देश का गृह मंत्री तो खुद तड़ीपार है। तड़ीपार है कि नहीं, भैया, बताइए विकास जी। देश के गृह देश मंत्री का के गृह साथ मंत्री आपने तड़ीपार क्या है क्या कि नहीं किया, और देश का तड़ीपार गृह मंत्री नहीं, तड़ीपार उस है कि देश के नहीं? गृह मंत्री ने देश का गृह 370 मंत्री हटा तड़ीपार है कि करके नहीं? जम्मू कश्मीर को इस देश का अभिन्न हिस्सा बताइए ना। बनाया। ये भी भूल मत देश का जाइए, गृह मंत्री ये भी तड़ीपार भूल है कि मत नहीं? जाइए। देश का गृह और मंत्री नेशनल तड़ीपार है कि हेराल्ड पर नहीं? बेल पे है राहुल गांधी। बताइए कभी ना। थोड़ा सा प्रकाश अरे डाल बताइए दीजिए ना, भाई। देश का गृह मंत्री तड़ीपार है कि नहीं? आप इसका जवाब दीजिए। आपकी सरकार है 11 साल से जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जेल में डालिए। क्यों नहीं डाल रहे? क्यों नहीं डाल रहे? कहां चली गई आपकी सरकार? अगर आप विपक्ष के नेताओं को अगर मोदी जी से सवाल पूछने पर जेल में डालते हैं तो भ्रष्टाचार में भी किसी को जेल में डाल दीजिए। आज तक तो मुझे एक नेता दिखा नहीं जिसको जेल में डाला हो भ्रष्टाचार के आरोप में। 11 साल से झुंझुना बजा रहे हैं मोदी जी। आतंकवादी आ जाते हैं, घुसपैठिए आ जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। देश का गृह मंत्री इतना निकम्मा है कि न तो घुसपैठियों को रोक पा रहे हैं, न देश के अंदर देश के गृह मंत्री ने नक्सलवाद मुक्त करने का संकल्प लिया। आपको मालूम है जम्मू कश्मीर के लिए आप डरते थे कि जिस जम्मू कश्मीर से अगर 370 हटेगा तो कोहराम आ जाएगा, देश में खून की होली खेली जाएगी। एक पटाखा नहीं छूटा, उन्हीं देश के गृह मंत्री के नेतृत्व में हटाई गई। ठीक है जमशेद जी जवाब दीजिए। चलिए, हाँ, देखिए, भ्रष्टाचार की बात मत कीजिए। इस समय बात हो रही नेपाल की, और यहाँ पर हाँ। अगर भ्रष्टाचार की बात करेंगे तो फिर हम असम की बात करने लगेंगे, हम हेमंता बिस्वा शर्मा की बात करने लगेंगे, फिर इस तरह से तो कई सारी चीजें सामने आएंगे। विकास जी, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो चल रहा है नेपाल में, जो प्रकरण चल रहा है, क्या उसके ऊपर यहाँ के लोग कैसे, जो ट्वीट आए हैं या जो बातें आई हैं विपक्ष के नेताओं की तरफ से, हम उस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ, जमशेद हम जी, तो मेरा अपने सवाल अपना है। महिमा मंडन कर रहे हैं। कांग्रेस है। पार्टी अपने आप को सामने कर रही है और बीजेपी अपने आप को सामने कर रही है। आप उनसे सवाल कर रहे हैं, वो आपसे निश्चित सवाल तौर कर पर रहे वो हैं। राजनीतिक दल है, राजनेता और राजनीति किंग, लेकिन हमारे युवाओं को क्या हो रहा है? युवा वही होता है ना जिसके हाथों में शक्ति, पैरों में गति और इसके अलावा हृदय में ऊर्जा और आंखों में सपने होते हैं। स्वामी विवेकानंद साहब जी ने बोला था। लेकिन हमने देखा नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये युवा किस ओर जा रहे हैं? आरती जी, एक कुछ समय पहले एक यहाँ पर चला था टिकटॉक, आपको याद होगा, रोजगार उसको बना दिया गया था। टिकटॉक पर रोजगार करने लगे थे। अब चल रहा है रील्स, नेट से रील्स बना रहे हैं। अब यूट्यूब पर वीडियोस बना रहे हैं। रोजगार इसे कह रहे हैं। आप रोजगार की बात करिए, जब युवाओं के हाथ में रोजगार होगा, काम धंधा होगा, नौकरियां होंगी, तो वो क्यों इस तरह की हरकत करेगा? क्यों इधर उधर उसका दिमाग जाएगा? भाई जाहिर सी बात है, इस समय आप हिंदुस्तान में ले लीजिए, ज्यादातर युवा खलियर बैठा हुआ है, काम नहीं है। अगर ये गाड़ियों का चलाने का या रेडी या ठेला ही लगाने का अगर बिजनेस ना होता तो वो क्या करता? नौकरियां तो है ही नहीं। कहां पर नौकरियां हैं? किन जगहों पर नौकरियां निकाली जाती हैं? कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो बिल्कुल ब्लॉक पड़े हुए हैं, वहां पर कोई नौकरियां नहीं है। आप उनकी बात क्यों नहीं करते? लेकिन जमशेद जी, रोजगार की अगर बात करो इस तो तरह की अराजकता होगी, नेपाल 20 साल पीछे जा चुका है, सारी चीजें वहां की खत्म हो चुकी है, ना संसद भवन है वहां पे, ना वहां का सुप्रीम कोर्ट बचा है, लेकिन इस तरह की चीजें बात भी तो नहीं बोलनी चाहिए ना? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कतई नहीं होनी चाहिए। और हमारे यहाँ के युवाओं को भी इस तरह से संयमित करना है कि इस तरह की हरकत बिल्कुल यहाँ पर ना हो। इस तरह से हमको देखना है। अब ऐसा थोड़े ना है कि भाई सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया पर मैंने कहा ना, छोटी सी चीज डाली जाती है, बहुत दूर तक फैल जाती है। ठीक है, लास्ट कमेंट विकास जी, समय की कमी है, लेकिन सोशल मीडिया पर आ जाती है। ठीक है विकास। आरती जी, भारत का लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि हम कितना भी लड़े, कितना भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करें, लेकिन
पक्ष और विपक्ष दोनों से मिलकर के भारत का लोकतंत्र जिंदा रहता है। और इसकी मिसाल हमने पूर्व में भी देखी और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि जब भारत के लोकतंत्र की बात आएगी तो कोई राजनीतिक दल हो, कोई प्रवक्ता हो, कोई व्यक्ति हो, कोई संस्थान हो, हाँ, वो ठीक है। देश के साथ खड़ा होगा, ठीक देश है, और की लोगों को भी संवैधानिक जुड़ना संस्थाओं है, के साथ। समय कम है। ठीक है भूदेव जी 10 सेकंड में। देखिए, मैं निश्चित तौर पर कहता हूं कि हमारे भारत देश का लोकतंत्र इतना मजबूत है, इस लोकतंत्र को बनाने में कांग्रेस पार्टी के हजारों नेताओं ने अपनी आजादी से पहले भी जान दिया और आजादी के बाद भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इस देश के लिए जान दिया। हाँ। भारतीय जनता पार्टी कितना भी षड्यंत्र रचने का कोशिश करे, इस देश के लोकतंत्र को हम खत्म नहीं होने देंगे। और मैं एक बार फिर कहता हूँ कि अगर देश के प्रधानमंत्री वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं तो उनको गद्दी छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। लेकिन जमशेद जी, आपसे सवाल मेरा बना रहेगा, जिस प्रकार से हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि युवा किस ओर जा रहा है हमारा, हमने देखा अस्थिर पड़ोसी देश अफगानिस्तान जो लगातार मार झेलता हुआ नजर आता है, पाकिस्तान भी वैसे, बांग्लादेश में जिस प्रकार से वहां पे अस्थिरता देखने को मिली, श्रीलंका में जुलाई 2022 में देखने को मिली, अब नेपाल में ऐसी अस्थिरता देखने को मिली। किस ओर जा रहे हैं पूरे देश? जमशेद जी, बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि अगर बच्चे को व्यस्त कर रखना है तो उसको किसी काम में बिजी कर दीजिए, वो काम में बिजी हो जाएगा तो उसका दिमाग इधर उधर नहीं जाएगा। अब इस समय क्या स्थिति हो गई है कि इस मोबाइल के दौर में कई सारी चीजें जो है युवाओं के दिमाग में गलतफहमी भी पल रही है, वो सारी चीजें समझ में आ रही जो उनको नहीं समझना चाहिए। हालांकि जब हमने मोबाइल को थामा था तो वो इसलिए थामा था कि वो हमारे पढ़ाई लिखाई के काम आएगा और हमारी समझदारी को बढ़ाने का काम आएगा। समझदारी तो बढ़ी है, लेकिन उसी तरह से वो बहुत सारी चीजें उनमें सामने आ गई हैं जो उनको नहीं समझना चाहिए। और सोशल मीडिया के दौर पर धीरे धीरे कैसे क्या बनना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, किस तरह के होना चाहिए, वो सारी चीजें वो समझ रहे हैं। आज छोटा सा बच्चा भी कई सारी चीजें समझ लेता है मोबाइल को देख करके जो उसको नहीं समझना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस सोशल मीडिया के दौर में जो हमें बेहतर चीजें चाहिए होती वो तो मिली, लेकिन जो हमें नहीं चाहिए थी वो भी मिली और धीरे धीरे दिमाग में वो सारी चीजें भरती चली गई। तो अगर काम है, रोजगार है, बेरोजगारी नहीं है तो इस तरह के विचार मन में दिमाग में कतई नहीं आएंगे। और वहां पर अगर हुआ है नेपाल में तो उसका कारण मेन यही है, बेरोजगारी का मुद्दा कई तरह से हावी हो गया था और ज्यादातर युवा जो थे वो सोशल मीडिया पर डिपेंडेंट हो गए थे, तो उसका नतीजा सामने नजर आ गया। एकदम से आरती जी ये चीज नहीं हुई है, और अगर सरकार ने समय रहते इन चीजों को समझ लिया होता तो शायद ये स्थिति नेपाल में जो हुई है वो नहीं होती। और हमारे तो बहुत सारे उदाहरण है, हमारा बांग्लादेश उदाहरण है, म्यांमार उदाहरण है ना, कई सारे हमारे श्रीलंका उदाहरण है। तो हमने उनसे अगर सीख ली है और उन चीजों को समझा है, हालांकि बहुत दूर है ये सब चीजें, हमारा भारत लोकतांत्रिक देश है, इतनी आसानी और भाईचारा कायम है, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन जब एक को चोट लगती है तो दूसरे को दर्द जरूर होता है, वो चाहे किसी धर्म का हो। अभी तक और ये यही में देखा, आज फ्रांस में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। जी वही मैं कहना चाह रहा हूं, ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये सबसे बड़ा जो है इसका कारण है वो सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया से चीजें आगे बढ़ रही हैं, जो प्रभाव जो डाल रही है वो नेगेटिव प्रभाव डाल रही है और पॉजिटिव प्रभाव डाल रही है। और नेगेटिव प्रभाव जो है वो ज्यादातर पड़ रहा है, जिसका नतीजा वो विश्व के कई देशों में नजर आ रहा है। लेकिन ट्विटर के जरिए इस तरह के उकसावे भरे ट्वीट किस प्रकार से हमें इसे समझे? बिल्कुल, मैंने कहा ना कि ट्विटर आप इस्तेमाल करती हैं, हम भी इस्तेमाल करते हैं, कई सारे लोग ट्विटर इस्तेमाल करते हैं। एक आप कमेंट करके डाल के देखिए, किसी चीज को पोस्ट करके देखिए, जो मतलब की चीज अगर जिसको समझ में आएगी तो उसकी तारीफ कर रहा है, लेकिन बहुत से लोग उसमें बहुत सारी बुराइयां ढूंढने लगते हैं और कई सारे ऐसे अभद्र कमेंट करने लगते हैं जो शायद पढ़ने में भी शर्म आती है। तो ये तो जाहिर सी बात है। और अगर इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं तो अगर संजय राउत ने ट्वीट किया है इसको लेकर के कि भाई सावधान, और फिर वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री जी को टैग किया है, तो जाहिर सी बात है वो कुछ ना कुछ कहना चाह रहे हैं, है ना। और लेकिन अगर जो वो कहना चाह रहे हैं उसको भी समझने की जरूरत है। सरकार को अपने स्तर से चीजों को समझना है, हमारा युवा किस ओर जा रहा है उसको समझना है, उसके लिए नई प्लानिंग तैयार करनी है जिससे उसका दिमाग कहीं और ना जाए। और अगर इस तरह के ट्वीट हैं उनको नजरअंदाज कीजिए,
हमारा लोकतंत्र इतना कमजोर नहीं है आरती जी। ठीक है, प्राइम टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका। तो बताते चले आजादी के बाद से जहाँ कई बार हमने ऐसी स्थिति देखी, लेकिन इस तरह की स्थिति भारत में कतई नहीं देखने को मिलेगी कभी। तो वहीं नेपाल में पूरी तरह से अराजकता देखने को मिली। आजादी के बाद देश में हमने देखी थी क्रांति, 1974 में संपूर्ण क्रांति देखी, जब जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जन सैलाब उमड़ा था। इसके बाद इमरजेंसी लगी, लेकिन लोकतंत्र ने सत्ता परिवर्तन कराया। संसद या राष्ट्रपति भवन पर हमला कतई नहीं किया, क्योंकि भारत लोकतंत्र से चलता है। 2011 में अन्ना हजारे के नेतृत्व में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन ने देश को फिर झकझोरा। इस जन आंदोलन ने भी सत्ता बदली। 2014 में मोदी सरकार केंद्र में आई और दिल्ली में केजरीवाल सरकार बनी। आंदोलन आए, सत्ता बदली, पर लोकतंत्र की मर्यादा और संविधान की गरिमा बनी रही। तो लोगों को और देश के राजनेताओं को समझना होगा, ये हमारा देश है, वो मजबूती से लोकतंत्र से चलता रहेगा। प्राइम डिबेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी।